जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग आज अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती, उसका एसेंस, उसकी ब्यूटी, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वहाँ की सरकारें पावर को शेयर करने में बिलीव करती हैं। पावर को शेयर करती है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ में। और पावर शेयरिंग दो तरीके से होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, सेम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करना। और तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। इन तीनों के बीच में पावर शेयर की जाती है। इनफैक्ट ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। मतलब ध्यान रखते हैं कि दूसरा वाला कहीं पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा, ओवर यूज तो नहीं कर रहा। चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। और दूसरा वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर का मतलब कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग। फॉर एग्जांपल, कुछ पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कुछ पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कुछ पावर होगी लोकल गवर्नमेंट्स के पास में, पंचायत वगैरह के पास में। अच्छा, इस पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो नेशंस की बात की है एनसीईआरटी ने। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। वहाँ किस तरह से पावर को शेयर किया गया और उसका इवेंचुअल आउटकम क्या है, उसकी कहानी है। आज अपन पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। किसके बारे में? बेल्जियम। बेल्जियम बहुत छोटा सा यूरोपियन नेशन है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने हरियाणा के साथ कंपेयर किया इसको। हरियाणा से भी छोटा है और पॉपुलेशन वाइज भी। हरियाणा की अगर पॉपुलेशन 2-2.25 करोड़ है तो इनकी आधी है, 1 करोड़ के आसपास। अगर आप मैप में देखोगे तो बेल्जियम के ईस्टर्न साइड में है जर्मनी, वेस्टर्न साइड में है फ्रांस, सदर्न साइड में है लग्जमबर्ग और नदर्न साइड में है नीदरलैंड्स। इनफैक्ट अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड से टूट के अलग हुआ जुलाई 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। एथनिक ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनका कल्चर, जिनका ट्रेडिशन, जिनका पहनावा, बोली, भाषा एक दूसरे से अलग हो। ऐसे लोगों को एक ग्रुप में अगर रख दिया जाए तो उसे बोलेंगे कि एक एथनिक ग्रुप का हिस्सा है ये लोग। बेल्जियम का सिनेरियो क्या है? बेल्जियम का सिनेरियो देखो कुछ ऐसा है। अगर मैप देखें तो बेल्जियम कुछ ऐसा दिखता है। ये जो नदर्न पार्ट है बेल्जियम का, इसे बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच स्पीकिंग लोग। कौन सी भाषा बोलने वाले लोग? डच। और इनकी मेजॉरिटी है, लगभग 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है। और ये जो सदर्न साइड है इसको बोलते हैं वलोनिया रीजन। कौन सा रीजन? वलोनिया। और इसमें रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। और इनकी पॉपुलेशन है 40%। और यहाँ एक कोने में 1% पॉपुलेशन रहती है जर्मन स्पीकिंग लोगों की। कौन से लोग? जर्मन स्पीकिंग लोग। अच्छा, एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग कि पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है, लेकिन बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। ऑलमोस्ट 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बचे कुचे 20% डच बोलते हैं।
इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ये डेवलप्ड भी ज़्यादा हैं और एडुकेटेड भी ज़्यादा हैं, और यही विवाद का कारण है। ये डच स्पीकिंग लोग इसीलिए झगड़ा है पूरा। ये बोलते हैं कि यार हमारी मेजॉरिटी है, और जब कोई मेजॉरिटी में होता है तो उसे लगता ही है कि पूरा देश ही हमारा है। तो इनको लगता है कि यार मेजॉरिटी हमारी, देश हमारा, लेकिन बावजूद उसके डेवलप ज़्यादा कौन? फ्रेंच लोग। एजुकेटेड ज़्यादा कौन? फ्रेंच लोग। इकोनॉमी किसके पास में? फ्रेंच लोगों के पास में। हम क्यों पिछड़े हुए हैं? और इनफैक्ट अगर तुम्हें इंडिया की पॉलिटिक्स की जरा भी जानकारी है तो महाराष्ट्र की पूरी कहानी यही है। जब भी महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा आए दिन ये लड़ाई चलती रहती है। महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे कि ये यूपी बिहार के लोग आते हैं और हमारे यहाँ पे नौकरी खा जाते हैं, हमारे यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट खा जाते हैं। हर बार ये वही आर्ग्यूमेंट है इनका कि जो नौकरी महाराष्ट्रियन को मिलनी चाहिए यूपी बिहार के आते हैं और वो नौकरी ले जाते हैं, हम पिछड़े हुए रह जाते हैं। और इस देश का तो दुर्भाग्य यही है। पावर शेयरिंग चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। पावर का पूरा गेम है, और इस देश में पावर का नोशन कितना गलत है वो देखो। कोई आदमी मर्डर कर दे और 2 महीने बाद जेल से छूट के आए तो लोग माला लेके पहुंच जाएंगे कि भैया जी रिहा हो रहे हैं, भैया जी। फोटो खिंचाएंगे, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डालेंगे, बोला भैया जी को रिहाई की शुभकामनाएं, और रिश्ता निकालेंगे, मेरी बुआ की, फूफी की, मामा के लड़के का लड़का है। भैया जी भले ही पूछते नहीं है लेकिन रिश्ता इतना लंबा निकाल के लाएंगे कि बिल्कुल सगे भाई हैं। और कोई बच्चा BA BSc में यूनिवर्सिटी टॉप कर दे तो हंसेंगे, बोला आर्ट्स में टॉप किया, आर्ट्स में। अरे नालायक, तुम्हारे उस भैया जी से लाख गुना अच्छा है ये बच्चा, कम से कम किताबें पढ़ रहा है। यही सिनेरियो है। महाराष्ट्र में जो लड़ाई है वही बेल्जियम में है कि ये जो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी है ये कहती है कि यार ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग डेवलप्ड है, एजुकेटेड है, सारी इकोनॉमी इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस झगड़े को किस तरह से सॉल्व किया बेल्जियम गवर्नमेंट ने? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये जो मेजॉरिटी कह रही है उसकी बात मान ली जाए, ये जो कहें वो किया जाए, सरकार वो करे। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन तीनों ग्रुप्स की बात सुनी जाए और एक बैलेंसिंग सिचुएशन निकाली जाए, एक बैलेंसिंग आउटकम निकाला जाए। इन तीनों की बात सुन के कुछ ऐसा किया जाए कि तीनों को रिप्रेजेंटेशन मिले, तीनों का डेवलपमेंट हो, तीनों की बात सुनी जाए। और वही बेल्जियम ने किया। एनसीईआरटी में हेडिंग देखोगे तुम, हेडिंग है अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, बदलाव किए, और इस तरह से बदलाव किए कि जो तीनों ग्रुप्स हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग, उन तीनों की बात सुनी जाए और उन तीनों को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिले। पहला इन लोगों ने क्या चीज़ की? पहला इन लोगों ने किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे। डच स्पीकिंग जितने मिनिस्टर्स होंगे उतने ही होंगे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। मतलब अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 100 हैं तो 50 होंगे डच स्पीकिंग और 50 होंगे फ्रेंच स्पीकिंग। और एक चीज और बोली इन्होंने कि अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है तो इन दोनों ग्रुप्स की मेजॉरिटी चाहिए। इन द सेंस कि 25 से ज़्यादा तो ये अप्रूव करें और 25 से ज़्यादा मिनिस्टर्स इस ग्रुप के अप्रूव करें, तब वो स्पेशल लॉ बनेगा। दूसरा इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। इन्होंने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी। किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि यूजुअली सबऑर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, वहां ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू
सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी चीज और की इन्होंने, तीसरी चीज इन्होंने क्या की, अभी अपन पढ़ के आए कि पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी थी डच स्पीकिंग लोगों की, ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। तो इन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स में अलग से सरकार बनाई और ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी दोनों ग्रुप्स को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी दोनों ग्रुप्स को, डच को और फ्रेंच को। अब देखो पूरे नेशन में मेजॉरिटी किसकी है, डच स्पीकिंग लोगों की। तो पूरे नेशन में डच स्पीकिंग लोगों ने ये माना कि भाई फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो बराबर होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। यहाँ ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने मान लिया क्या डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनको भी बराबर की रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। मतलब दोनों साइडों ने एक दूसरे की बात मान ली और दोनों प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, और प्यार मोहब्बत से बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं। और चौथा चीज़ इन्होंने क्या की, इन्होंने फॉर्म करी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स क्या है कि डच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच स्पीकिंग लोग और जर्मन स्पीकिंग लोग पूरे बेल्जियम में जहां भी जितने भी डच स्पीकिंग लोग हैं वो लोग वोट करेंगे और अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे। पूरे बेल्जियम में जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो लोग वोट करेंगे और अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे। और पूरे बेल्जियम में जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो लोग वोट करके अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि इनके कल्चर से रिलेटेड, इनके ट्रेडिशन से रिलेटेड, इनके लैंग्वेज को किस तरह से प्रमोट करना है उससे रिलेटेड क्या रूल्स बनाने हैं, क्या रेगुलेशंस बनाने हैं। ये एसेंशियली बेल्जियम ने फॉलो किया। श्रीलंका की कहानी एकदम से अलग है, वो अपन कल पढ़ेंगे। बेल्जियम ने फॉलो किया अकोमोडेशन की पॉलिसी। उन्होंने सबकी बात सुनी, सारे ग्रुप्स की बात सुनी और सबको अकोमोडेट किया। और ये जो मॉडल है बेल्जियम का, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल है, ब्रुसेल्स में अलग, कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इधर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम की अलग ही चीज़ चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट बराबर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सा जो मॉडल है इसने वंडर्स किए हैं। आज तक बेल्जियम में इन ग्रुप्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ये लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, बढ़िया इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ये यूनिटी ऑफ बेल्जियम के लिए, यूनिटी ऑफ नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों के बीच में तनाव ना हो। बाकी इसके बाद अपन पढ़ेंगे श्रीलंका। तब तक के लिए बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।